हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू से। पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? फैट्स एंड ऑयल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। फैट और ऑयल जो होता है वो किसका बना होता है? फैट और ऑयल बना होता है, एक टिपिकल फैट की बात करें तो एक ग्लिसरॉल, ठीक है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है प्लस 3 फैटी एसिड से मिलकर हमारा फैट बनता है। ठीक है, यहाँ ग्लिसरॉल कैसा होता है? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जो फैटी एसिड की चेन है वो आके इससे ऐड होती है। ये क्या होगी? ये लॉन्ग कार्बन चेन होगी, चाहे ये सैचुरेटेड हो सकती है और ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? वहाँ सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में वहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन के बीच। तो आंसर क्या आएगा? ग्लिसरॉल लॉन्ग चेन एंड लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड फैट अनसैचुरेटेड एसिड। तो आंसर आएगा हमारा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज फॉस्फोलिपिड? हमें फॉस्फोलिपिड बताना है। ठीक है, लेसिथिन तो फॉस्फोलिपिड है। राइसिन और एब्रिन क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन ऑयल्स एंड फैट इज, कौन सा होता है? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। मतलब क्या है? उसकी जो आर चेन है उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे सिंगल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। यहाँ अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड जो है अपनी आर चेन जो उसमें प्रेजेंट होती है उससे क्लासिफाइड होता है। अगर हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ अमीनो एसिड का, वो कैसा होता है? एक अल्फा कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है, अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है, एक उससे आर जुड़ा रहता है और एक उससे क्या जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन। तो ये जो आर है, ये जो आर ग्रुप है, इसी के बेसिस में ये आर ग्रुप एसिडिक है, बेसिक है, एरोमेटिक है, इसी के बेस पे हमने डिवाइड किया। ये जो वैलीन होता है, वैलीन के पास कैसी चेन होती है? एलिफेटिक। एलिफेटिक चेन होती है। एलिफेटिक का मतलब क्या है? न्यूट्रल, सिर्फ कार्बन है उसमें। अगर मैं सिर्फ उसका आर ग्रुप बनाऊं तो आर ग्रुप उसका है, ठीक है, ये उसका आर ग्रुप है, तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ। ल्यूसीन हमसे पूछा जाए तो ल्यूसीन भी कैसा होता है? एलिफेटिक होता है, न्यूट्रल होता है। सीरीन हमसे पूछा जाए, सीरीन का क्या होता है? तो ये भी आर चेन इसका एरोमेटिक नहीं है। सिर्फ किस में एरोमेटिक होती है? टायरोसिन में। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा हमारा डी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हमसे पूछा हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या? उसकी जो साइड चेन है उसके पास में हेट्रोसाइक्लिक है। मतलब क्या? सिर्फ एक एक एलिमेंट से नहीं बनी हुई साइकिल है। ठीक है, ग्लाइसिन का तो क्या होता है? आर ग्रुप। अगर ग्लाइसिन का पूछे तो सिर्फ एच होता है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आर ग्रुप है मैं सिर्फ वो आर ग्रुप ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या है? एलिन। एलिनीन में क्या होता है? CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। अब बचता है फिनाइल एलिनीन और ट्रिप्टोफेन। ठीक है, तो फिनाइल एलिनीन का आर ग्रुप कैसा होता है? CH2। ये हो गया हमारा फिनाइल एलिनीन। तो क्या इसकी जो साइकिल है वो हेट्रोसाइक्लिक है? नहीं, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। वो कैसी है? होमोसाइक्लिक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन के पास होती है हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फैट एंड ऑयल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। फैट एंड ऑयल कौन सी क्लास में आएंगे? क्या वो अल्कोहल्स है? नहीं, वो अल्कोहल नहीं है। वहाँ क्या होता है? एस्टर बॉन्ड बनता है, तो वो किस में आएंगे? एस्टर्स में आएंगे। आंसर क्या आएगा? सी। ना वो एसिड में आएंगे ना वो हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। आंसर आएगा सी। सेवेंथ क्वेश्चन, विच इज एन अमीनो एसिड। हमें बताना है कौन सा अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे पास? अमीनो एसिड जो होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं।
और यहाँ क्या क्या दिए मैं, ग्लाइसिन भी अमीनो एसिड होता है जो कि न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, वैलिन भी न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है, लाइसिन हमारा बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। हमसे पूछा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हमसे पूछा है, लाइसिन कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी आर चेन जो होती है उसके पास में होता है क्या, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ मैं आर चेन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो उसकी आर चेन में सिर्फ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इसमें सल्फर तो है नहीं। सीरीन जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो ये भी सल्फर कंटेनिंग नहीं है ना। टायरोसिन जो होगा, टायरोसिन जो है, टायरोसिन का डायग्राम, टायरोसिन भी एरोमेटिक है ना कि उसमें सल्फर है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सिस्टीन, आंसर आएगा सिस्टीन। 8th का आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विच ऑप्शन इज करेक्टली डिस्क्राइब्स ऑयल्स। हमें ऑयल्स बताना, ऑयल्स क्या होते हैं, क्या वो फॉस्फोलिपिड होते हैं, नहीं। स्टेरॉइड होते हैं, नहीं। क्या होते हैं, वो लिक्विड फैट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। चलिए 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड। हमसे पूछा है कौन सा अमीनो एसिड नहीं है बेटा, ठीक है। तो ग्लाइसिन तो हमारा अमीनो एसिड है, एलेनिन भी अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन भी अमीनो एसिड है। कौन सा हमारा अमीनो एसिड नहीं है, बेंजीडाइन, बेंजीडाइन जो है वो अमीनो एसिड नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, प्रोटीन कंटेन्स मेनली। प्रोटीन जो होता है बेटा वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड। और हमसे कोई पूछे कि अमीनो एसिड किसका बना है, अमीनो एसिड किसका बना होता है, अमीनो एसिड जो है बेटा वो बना होता है CH। देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, C होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है, एक H ग्रुप होता है और एक R चेन होती है। तो मेजरली किसका बना हुआ है ये हमसे पूछा जाए तो हम मार्क कर सकते हैं कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर ट्रू। कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल अमीनो एसिड कंटेन्स वन कायरल सेंटर। क्या सारे अमीनो एसिड के पास में कायरल सेंटर होता है, कायरल अमीनो एसिड कितने हैं हमारे पास, 20, ठीक है। और कायरल सेंटर का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड की अगर रेफरेंस में बात करें कि कार्बन से अगर सारे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सारे डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उसको हम कायरल सेंटर बोलेंगे, वहां कोई सिमेट्री नहीं है, चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो वो आ जाता है यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, आर ग्रुप और एच, ठीक है। अभी जो आर है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका कि सारे अमीनो एसिड जो होते हैं उनके पास कायरल सेंटर होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्लाइसिन का जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप क्या है वो है H। तो अगर मैं ग्लाइसिन ड्रॉ करूंगी, अगर मैं ग्लाइसिन को ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी H। अब यहाँ देखो ये और ये दोनों सेम हो गए, तो क्या ये कायरल सेंटर कहलाएगा, नहीं। कायरल सेंटर के लिए क्या प्रॉपर्टी जरूरी होती है कि चारों फंक्शनल ग्रुप अलग होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सम अमीनो एसिड कंटेन वन while some contain more chiral center and even no chiral center। तो ये स्टेटमेंट जस्टिबल है, क्योंकि जस्टिफल क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड के पास हो सकता है एक कायरल सेंटर हो या उसके पास मल्टीपल कायरल सेंटर हो, या फिर एक्सेप्शन जैसे ग्लाइसिन वहां पे कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्या है, ऑल अमीनो एसिड इन प्रोटीन हैज कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप तो बिल्कुल प्रेजेंट होता है, ये रहा, है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप तो हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट है। और ऑल अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन
आर एरोमेटिक। यहाँ हमसे एरोमेटिक बोल रहा है कि एक एरोमेटिक तो होता है, पर ये कोई कंपल्शन नहीं है। वहाँ कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कोई प्रोटीन है, अगर प्रोटीन का हेटेरोपॉलीमर है जो अमीनो एसिड से बना है और उसमें कोई एक तो एरोमेटिक होना चाहिए, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हुए? सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर क्या आएगा? बी। आंसर होगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन, लिनसीड ऑयल्स मेल्टिंग पॉइंट इज। लिनसीड ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी वो कैसा होता है? वो लिक्विड स्टेज में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलर माइक्रोमोलिक्यूल्स आर। सेल्यूलर माइक्रोमोलिक्यूल्स हमसे पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमसे माइक्रोमोलिक्यूल पूछा है। अब क्या क्या दिया है हमें कि वहां पर क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है और शुगर प्रेजेंट है। तो क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल्स का कंपोजिशन है? बिल्कुल है। ये कहाँ मिलता है? ये हम सबको, ये जो चीज होती है हमें एसिड सॉल्युबल पूल में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल में नहीं आएगा, तो सेकंड तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? वाटर, मिनरल, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या हुए? न्यूक्लिक एसिड हुए हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ही तो हुए, तो ये तो वापस से क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास शुगर, वाटर, मिनरल, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है। क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या है? अलग अलग अमीनो एसिड से जुड़कर ये पॉलीमर बना है, तो ये क्या होगा? ये भी मैक्रोमोलिक्यूल होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? जहां पर हमसे सेल्यूलर माइक्रोमोलिक्यूल से पूछा है तो वो होगा हमारा ए। क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4 एलिमेंट दैट मेक्स अप टू 99% एलिमेंट इन फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। अगर हम कोई भी लिविंग सिस्टम की बात करें, कोई भी सेल का एनालिसिस करें, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जहाँ पर बताया हुआ है कि पानी का कंसंट्रेशन कितना होता है? 70 to 90%। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे सबसे अबंडेंट जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है? वो है प्रोटीन। That was how much? That was 10 to 15%। तो मतलब प्रोटीन जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हुआ मेजर लिविंग सिस्टम्स का। अब ये जो प्रोटीन है बेटा वो किसका बना होता है? कार्बन होता है उसके अंदर, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यही जो चारों एलिमेंट होंगे ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यही सारे चारों एलिमेंट मिलते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा सी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में द मेजर रोल ऑफ माइनर एलिमेंट, हमसे यहाँ माइनर एलिमेंट पूछा है ना कि मेजर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट स्ट्रक्चरल ब्लॉक की तरह काम करेंगे, माइनर एलिमेंट कुछ जगह बहुत ही क्रिटिकल होंगे और वहां जरूरत होगी उनकी। इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू एक्ट एज, ठीक है। जो माइनर एलिमेंट है वो किसकी तरह काम करेंगे? वो कोफैक्टर की तरह बिल्कुल काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं होंगे अमीनो एसिड के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्मोन, माइक्रो एलिमेंट का मतलब ये कि कोई भी वो स्ट्रक्चरल चीजें नहीं बना रहा है, वो कहाँ पे कुछ जगह काम कर रहा है जहाँ एक्टिवेट करना है या उसकी प्रेजेंस से कुछ रिएक्शन को कैटलाइज करना है, ठीक है। बाइंडर इन द सेल स्ट्रक्चर, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आएगा हमारा ए। आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर। ग्लूकोज और मैनोज क्या है बेटा? वो एपीमर है। एपीमर का मतलब क्या है? उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक कार्बन पोजीशन पे डिफरेंट है, तो आंसर क्या आएगा? ए, एपीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एरिथ्रोज मॉलिक्यूल। एरिथ्रोज मॉलिक्यूल क्या है? वो शुगर है, और ये शुगर में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन शुगर है ये, तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा हमारा सी, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? वो है फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। क्या है वो फंक्शनल आइसोमर? जो ग्लूकोज होता है वो भी हेक्सोज है और फ्रक्टोज है वो भी हेक्सोज है, बस इनमें डिफर क्या है? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप,
तभी हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोज शुगर कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे कौन सी शुगर कहते हैं, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और हम इसे कहते हैं कीटोज शुगर। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सी, फंक्शनल आइसोमर होते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनो एसिड एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। अमीनो एसिड के बारे में पूछा है, अगर अमीनो एसिड के बारे में क्या दिया हुआ है, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड बोथ आर अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन। ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों अल्फा कार्बन से जुड़े रहते हैं, तो ये सही बात बोल रहे हैं। देखिए ये सी ग्रुप है, यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा, यहाँ पर हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा, ठीक है, यहाँ पर हमारी आर चेन जुड़ गई और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। ये तो हमें पता है क्लियरली। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप जो है वो किससे जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से जुड़े हैं, ये अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, हाँ है। नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड्स हैव एन टर्मिनस, सी टर्मिनस एंड आर ग्रुप। एन टर्मिनस, सी टर्मिनस एंड आर ग्रुप, ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है, अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता बेटा, प्रोटीन जब बनना होता है और दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, दो अमीनो एसिड को अगर जुड़ना है, अमीनो एसिड को अगर बाइंड कर जुड़ना है तो वहां क्या होगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने से क्या करेंगे अमीनो एसिड, हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल गलत है, हम वहाँ क्लासिफाई किसके बेसिस पे कर रहे हैं, अमीनो एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं आर ग्रुप के बेसिस पे, कि उसका आर ग्रुप कैसा है, कि वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, एरोमेटिक है, कैसा है, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं हमारे अमीनो एसिड को। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, ऑप्शन सही होगा ये थर्ड, की ये थर्ड ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। चलिए तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप represents ओनली प्राइमरी मेटाबोलाइट। हमसे प्राइमरी मेटाबोलाइट बोला गया है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन, है ना, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब इसमें से हम ऑप्शंस देख लेंगे कौन सा होता है, ग्लूकोज भी इन्वॉल्व होता है, राइबोज भी होता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड और लिपिड है, तो ये तो सारे जरूरत है, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, सीरीन अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल लिपिड, पाल्मिटिक एसिड लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सारे भी जरूरी, ये भी सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है। एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइलिक ग्रुप एंड ट्राइग्लिसराइड, ये सारे जो हैं बेटा, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो आंसर आएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्राइमरी मेटाबोलाइट इज अ काइंड ऑफ मेटाबोलाइट दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट इन रिप्रोडक्शन, ये तो हमको पता है। नेक्स्ट चीज हमसे क्या पूछी कि इनमें से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो टर्पेनॉइड नहीं है। टर्पेनॉइड क्या है हमारा, टर्पेनॉइड सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो। तो अब इससे ऑप्शन पूछा गया है, ठीक है। तो कैफिस्ट्रॉल, कैफिस्ट्रॉल जो है वो क्या है, वो भी टर्पीन है, वो कहाँ से मिलता है, कॉफी से मिलता है। डायटर्पीन, नाम से ही हमको पता है कि वो टर्पीन है, ठीक है। तो ये क्या है, टर्पीन है, नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए तो पहला क्वेश्चन है इसमें 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /R करेक्ट फॉर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है हमको। पॉलीसेकेराइड आर फाउंड एज अ पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पेलेट, किसका पार्ट की तरह मिलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पेलेट की तरह मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिड सॉल्युबल पूल में कितना डाल्टन, 18 टू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। पहला क्वेश्चन है उसका 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /R करेक्ट। हमसे इज /R करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, पॉलीसेकेराइड्स आर फाउंड
एज अ पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल का मतलब क्या है, जब हमने लिविंग टिश्यू को क्रश करा एसिड के साथ में और जब हमने उसको चीज क्लॉथ से फिल्टर करा तो हमें क्या मिला, कुछ तो हमें फिल्ट्रेट मिला। वो क्या कहा हमने, उस फिल्ट्रेट को हमने कह दिया, क्या फिल्ट्रेट को हमने कह दिया हमारा ये क्या है, एसिड सॉल्युबल पूल है। और उसके बाद में हमारे पास क्या मिला, हमें रिटेंटेट मिला। रिटेंटेट का मतलब क्या हुआ, जो जो फिल्टर होके बच गया, जो चीज क्लॉथ में बच गया उसे हमने क्या बोल दिया, रिटेंडेंट बोल दिया, और वो क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल है। ठीक है, तो जो भी बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स थे जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ये सारे क्या हुए, ये सारे रिटेंटेट में रह गए। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, एसिड इनसॉल्युबल पूल पेलेट बोल दिया। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, दे आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर, बिल्कुल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये होमोपॉलीसेकेराइड बनते हैं या हेटेरोपॉलीसेकेराइड बनते हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन सा केमिकल, कौन सा सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल बना रहा है। दे आर थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। अब यहाँ क्या हो सकता है, देखिए प्रोटीन का तो हमें क्लियर है कि वो हेटेरोपॉलीमर है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो होता है वो कैसा हो सकता है, वो दो तरीके से हो सकता है, वो होमोपॉलीसेकेराइड भी हो सकता है कि वहां पर सिर्फ एक ही सब यूनिट हो जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। मतलब वहां क्या होगा कि हम अलग सब यूनिट को यूज कर रहे हैं, वो भी हो सकता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। सिर्फ एक टाइप का मोनोसेकेराइड मिल रहा है, वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, दैट इज व्हाट, यहाँ क्या दिया है, गौर करना, फ्रक्टोज दिया है। पर क्या ये होमोपॉलीसेकेराइड फ्रक्टोज का बना होता है, नहीं बना होता। ये किसका बना होता है, ये ग्लूकोज का बना। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत हुआ। नेक्स्ट क्या है, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है फ्रक्टोज का, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, सिर्फ हमारा एक गलत है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट फोर्थ। तो आंसर होगा हमारा बी। आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th, द कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम, कितने से रेंज होता है, 18 to 800 डाल्टन। क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या मिल रहे हैं, सारे माइक्रो सेल्यूलर माइक्रोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में। तो आंसर आएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन है, द लीस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। हमसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूछेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या अबंडेंट है, पानी है, फिर प्रोटीन है। ठीक है, उस प्रोटीन के बाद हमारा सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, फिर लिपिड है, फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर उसके बाद क्या है, आयंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए तो फिर क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो प्रोटीन कितना है, 10 to 15% है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो 6 to 7% है, लिपिड जो है वो 3% है, कार्बोहाइड्रेट 2% है, सबसे कम क्या प्रेजेंट है, 1% आयन प्रेजेंट है। तो आंसर क्या होगा, सबसे लीस्ट अबंडेंट क्या है, लीस्ट अबंडेंट जो है, लीस्ट अबंडेंट है हमारा आयंस। आंसर आ जाएगा हमारा बी। 26th क्वेश्चन, आफ्टर ग्राइंडिंग अ लिविंग टिश्यू इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड देन स्ट्रेनिंग इट, हमने उसको स्ट्रेन करा, फिर उसके बाद में हमें क्या, दो फ्रैक्शन मिले, स्ट्रेन करा है हमने, यहाँ पे इसको स्ट्रेन नहीं किया है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या होगा, दो फ्रैक्शन मिले, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मिला और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिला। एसिड सॉल्युबल को हमने बोल दिया फिल्ट्रेट और रिटेंटेंट जो था एसिड इनसॉल्युबल हो गया। अब हमें बताना है कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं मिलेगा, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें चार मेजर चीजें मिली थी, वो क्या थी, प्रोटीन, और क्या था, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड, और हमें क्या मिला था, लिपिड मिला था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, डी, जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो हमें एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन। आइए स्टार्ट करते हैं 27th क्वेश्चन से। प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम अमीनो एसिड आर। प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हेट्रोपॉलीमर। क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि वो एक ही अमीनो एसिड जुड़ के कोई भी प्रोटीन नहीं बना रहा होता है, हमेशा अलग अलग अमीनो एसिड, जो हमारे पास 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, उनमें से जो अमीनो एसिड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर हमारा प्रोटीन का हेट्रोपॉलीमर बनाता है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा बी। चलो 28th क्वेश्चन देखेंगे। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। हमने प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, ठीक है। प्रोटीन जो होता है उसके पास में क्या 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद था टर्शियरी स्ट्रक्चर, और फिर है क्वॉटरनरी, है ना। तो प्राइमरी में क्या होता है? सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक लीनियर चेन है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेकेंडरी में 2 तरीके से होते हैं, या तो ये अल्फा हेलिक्स होता है या फिर ये बीटा शीट होता है। अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोटीन है ये थोड़ा फोल्ड हुआ है, ठीक है। और बीटा शीट में कैसा होगा? ये शीट के फॉर्म में होगा, ठीक है, शीट के फॉर्म में होगा। ये हमें पता चला। यहाँ से हमें क्या पूछा गया? यहाँ से हमें हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूछा है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर किस में आ गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ गया। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो इनको स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए हमारा हाइड्रोजन। आंसर आएगा हमारा बी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो तो हमारा प्रोटीन है ही, जो किस में हमें रोल प्ले कर रहा है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे रोल प्ले कर रहा है मेन। गैसियस एक्सचेंज, गैस ट्रांसपोर्ट में काम करता है। एल्ब्यूमिन जो है वो है हमारा क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। तो दोनों क्या हुए? प्रोटीन है। आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। 30th क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन्स आर। प्रोटीन क्या है हमारा? प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है। क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर। और ये जो हेट्रोपॉलीमर है ये अलग अलग अमीनो एसिड, जो हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, उनसे मिलकर बनते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनता है बॉन्ड? अगर मैं कार्बन, ये हमारा अगर एक अमीनो एसिड है और अगर ये दूसरे अमीनो एसिड से, ठीक है, जुड़ रहा होगा, तो हम इसको कैसे बताएंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा? ये जो है H2O बन के निकल जाएगा, और यहाँ पर ये कैसे लिंक हो जाएगा? NH2RH, T डबल बॉन्ड O, NHCrHCOOH। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप बना है, ये जो ग्रुप बना है, इसको हम क्या बोल देंगे? ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, या इसे हम अमाइड लिंकेज बोलेंगे। तो ये जो अमाइड बना है दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर किसके? 2 अमीनो एसिड के मिलने से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है? पॉलीपेप्टाइड विद लो मॉलिक्यूलर मास। पॉलीपेप्टाइड होगा तो वो हैवी ही होगा, हायर मॉलिक्यूलर मास होगा, तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है वो है पॉलीमर ऑफ अमाइड। हम अमाइड का पॉलीमर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर अमाइड लिंकेज हो रही होगी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा होगा? यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड बना, उसकी वजह से अमाइड बना है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। आंसर सबसे अप्रोप्रिएटली सही क्या होगा? वो होगा बी, करेक्ट, कि पॉलीपेप्टाइड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31st क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? प्रोटीन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स इनवैरिएबली, मतलब अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट किंगडम ओनली। क्या प्रोटीन सिर्फ प्लांट किंगडम बनाता है? नहीं, वो तो लिविंग हर चीज में प्रेजेंट है, हर लिविंग सिस्टम में प्रोटीन प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ये सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
क्या है? सी गलत है। लास्ट क्या है? प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में भी हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं प्रोटीन को, तो आंसर सही गलत क्या होगा हमारा? सी। चलिए 32, प्रोटीन आर नीडेड इन डाइट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास सारे अमीनो एसिड हम हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, सारे हम नहीं बनाते, इसलिए हमने अमीनो एसिड को किस में कैटेगराइज करा है? दो चीज में कैटेगराइज करा है, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल हमारी बॉडी बना ले रही है, एसेंशियल जो है हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो उसे कहाँ से लेना पड़ेगा? फूड से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल क्या है? वो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। नेक्स्ट क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल अमीनो एसिड आर नॉट अवेलेबल इन द बॉडी, बिल्कुल सही है। नॉन एसेंशियल अवेलेबल है, एसेंशियल जो है वो हमें डाइट से लेने हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फास्टिंग बॉडी यूटिलाइज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को यूटिलाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। क्यों ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है? क्योंकि हमें प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमें ज़रूरत होती है, और इसको जब हम फास्ट कर रहे होते तो एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करती है, और सारे अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होते। तो ऑप्शन होगा करेक्ट हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए 33rd क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। कोलाजन क्या होता है? कोलाजन जो होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? हार्मोन तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किस में हेल्प करती है? हमें इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, बी लिम्फोसाइट हमारी एंटीबॉडी बनाता है, तो इट इज फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में होगा, तो ये तो हमें सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, ना कि इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, तो ये भी गलत हो गया। और ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन हमारा एंजाइम है, ना कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या है? GLUT4। GLUT4 जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो आंसर करेक्ट होगा हमारा बी। आंसर होगा हमारा बी। चलो 34th क्वेश्चन देखेंगे। 34th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल। सबसे डाइवर्स कौन सा मॉलिक्यूल होता है? प्रोटीन। वेराइटी ऑफ फंक्शंस प्ले करता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा सी। 35th क्वेश्चन। चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। हमसे रिड्यूसिंग शुगर पूछा है। ठीक है, तो सुक्रोज, काइटिन और सेल्यूलोज कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? इनके पास में फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो ये ऑप्शन सारे हो जाएंगे गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, लैक्टोज, बी होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36th, प्लांट इज टू स्टार्च, व्हाट इज एनिमल। प्लांट में अगर स्टार्च स्टोर होता है तो एनिमल में क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ग्लाइकोजन ही स्टोर होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज कंटेन इन एडिशन टू एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा, ग्लूकोज का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूं तो ग्लूकोज के पास में एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? ये मैं साइक्लिक ग्रुप बना रही हूँ उसका। ठीक है, यहाँ आ जाएगा OH H H, CH2OH। ठीक है, ये हमारा हो गया साइक्लिक ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें प्राइमरी हाइड्रोजन है 1 2 3 4, तो हमारे पास क्या है? 4 प्राइमरी हाइड्रो OH है ग्रुप है, 4 हमारे पास प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है, और हमारे पास क्या है? एक सेकेंडरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि लिंक बना लिया है उसने। एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा ग्लूकोज के पास क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज के पास प्रेजेंट है 1 सेकेंडरी OH एंड 4 प्राइमरी OH, तो आंसर आएगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38th क्वेश्चन, नेम द टर्म गिवन टू द लेफ्ट एंड द राइट एंड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड। ये याद रखना, पॉलीसेकेराइड की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पहला चीज क्या दी है? लेफ्ट एंड इज एन टर्मिनल एंड राइट एंड इज सी टर्मिनल। ये कहाँ होता है? ये प्रोटीन में होता है। ठीक है, प्रोटीन के अंदर होता है एन टर्मिनल सी टर्मिनल, प्रोटीन के अंदर होता है, पॉलीसेकेराइड में नहीं होता है। लेफ्ट एंड इज रिड्यूसिंग एंड राइट एंड इज रिड्यूसिंग, नहीं ये भी नहीं होता। राइट एंड रिड्यूसिंग होता है और लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, राइट एंड रिड्यूसिंग, आंसर आएगा हमारा सी। आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा सी।
39th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर, जो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अगर एक टिपिकल कार्बोहाइड्रेट की बात करें बेटा तो वहां क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, OH। जैसे हमने ग्लूकोज के एग्जांपल में पहले क्वेश्चन में देखा था कि वहां पे एल्डिहाइड के अलावा हमारे पास और क्या प्रेजेंट था, OH ग्रुप प्रेजेंट था। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर आएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इज, ठीक है, ग्लूकोज नेचुरली मिलता है, फ्रक्टोज नेचुरली मिलता है, सेल वॉल में हमें सेल्यूलोज मिलता है, तो एस्पार्टेम जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, दैट इज 300 टाइम्स मोर स्वीटर देन जो शुगर यूज करते हैं हम उससे, ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज जो है वो क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है। और ये जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है ये किसकी लीनियर चेन से बना होता है, वो बना होता है बीटा ग्लूकोज की लीनियर चेन से। बीटा ग्लूकोज जो होता है वो बाउंड करता है और वो बनाता है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड, तो आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन टेस्ट इज शोन बाय, आयोडीन का जो टेस्ट होता है वो क्या दिखाता है, वो कौन दिखाता है, स्टार्च दिखाता है। जब हम आयोडीन को डालते हैं अगर वहां स्टार्च प्रेजेंट है तो कौन सा कलर अपीयर होता है, ब्लू कलर अपीयर होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि स्टार्च के पास में कॉम्प्लेक्स हेलिक्स प्रेजेंट होती है जो आयोडीन को होल्ड कर लेती है, तो आंसर आएगा हमारा क्या, स्टार्च। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, मतलब शुगर की बात हो रही है, सेल्यूलोज में होता है, स्टार्च में होता है, सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज होता है जिसका ये होमोपॉलीसेकेराइड है, स्टार्च भी स्टोरेज के लिए तो इसके अंदर भी स्टोर का ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, वैक्स जो होते हैं वो लिपिड होते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोजन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, जब हमने ग्लाइकोजन जो है वो क्या है, वो भी एक होमोपॉलीसेकेराइड है। अब इस होमोपॉलीसेकेराइड को अगर हम बड़ी चेन को तोड़ेंगे, अगर हम किसी भी बड़ी चीज को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका जो छोटे कंपोनेंट्स है जिससे वो जुड़ के बना है वही तो मिलेगा। मानो आप फॉर एग्जांपल लेके एक पर्ल का नेकलेस है, अगर हम उस पर्ल के नेकलेस को तोड़ेंगे तो हमें उसका सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, पर्ल है, तो एक एक पर्ल अलग हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ बोला गया है कि ग्लाइकोजन जो है जो कि होमोपॉलीसेकेराइड है और वो बना किससे होता है, वो ग्लूकोज से बना होता है, तो अगर हमने उसका हाइड्रोलिसिस करा मतलब उसको तोड़ा तो हमें क्या मिलेगा, हमें वहां मिलेगा ग्लूकोज, तो आंसर आएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। ग्लूकोज इज अ डाइसेकेराइड, ये तो गलत है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, क्या है, मोनोसेकेराइड है ना कि डाइसेकेराइड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत ही है। नेक्स्ट, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, बिल्कुल है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट एनोमर, बिल्कुल सही है। इनवर्ट शुगर कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या गलत है, आंसर गलत है हमारा ए। नेक्स्ट, which of the following carbohydrate is synthesized by nature on the large scale, large scale पर ये कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, लार्ज स्केल में हमसे पूछा गया है, सिंथेसाइज्ड बाय नेचर, ठीक है, नेचर में मतलब यहाँ प्लांट्स की बात अगर हम करें तो सेल्यूलोज के फॉर्म में जो प्लांट सेल वॉल होती है तो उसके फॉर्म में हम उसे सबसे अबंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज रेस्पिरेशन में बनता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, फोटोसिंथेसिस में बनता है प्लांट के, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए हमारा सेल्यूलोज, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या होगा, सेल वॉल का जितना कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनमें सेल्यूलोज सबसे ज्यादा होगा, तो अगर हमसे लार्जेस्ट स्केल में नेचर से पूछा जाए तो आंसर आएगा हमारा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो शुगर प्रेजेंट इन हनी इज, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, वहां प्रेजेंट होती है फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज, तो आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आर पॉलीसेकेराइड हैविंग डैश मोनोसेकेराइड, तो ये जो सारी बड़े बड़े चेन है ये किन से बनते हैं, ये बनते हैं ग्लूकोज के मिलने से, तो आंसर आएगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज कंटेन। एक लीनियर स्ट्रक्चर अगर हमारे फ्रक्टोज का है तो उसके अंदर हमको क्या क्या मिलेगा, वहाँ सेकेंड कार्बन 1 कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो हेक्सोस होता है, और हमारे पास 5 OH ग्रुप मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैसी होती है शुगर, ये हेक्सोस शुगर होती है। ठीक है, हेक्सोस शुगर होती है, इसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और क्या चीज होती है, इसके पास 6 कार्बन होते हैं और 5 इसके पास में प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सॉरी, प्राइमरी 5 नहीं होंगे, बट इसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। 49 का आंसर आएगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एक्वस सोल्यूशन ग्लूकोज रिमेन्स एज। एक्वस सोल्यूशन में जो हमारा ग्लूकोज होता है वो किस फॉर्म में रहता है, वो इक्विलिब्रियम में 3 फॉर्म में रहता है। जो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जैसे उसका ये होता है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। अभी 2 फॉर्म में रह सकता है, इसके साइक्लिक अल्फा फॉर्म में, अल्फा फॉर्म जो उसका साइक्लिक है, ठीक है, और बीटा फॉर्म में रह सकता है, बीटा फॉर्म में। तो ये इन 3 फॉर्म में ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा क्या, आंसर आएगा हमारा डी। चलिए 51st क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ग्लिसरल्डिहाइड आर। कितना होता है कार्बन एटम ग्लिसरल्डिहाइड में, ग्लिसरल्डिहाइड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्लिसरल्डिहाइड आर। हमें बताना है कितने हैं ग्लिसरल्डिहाइड में एटम। तो ग्लिसरल्डिहाइड में होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये है HCH2OH। अब बताइए कितने कार्बन हुए यहाँ पर, कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन प्रेजेंट है। कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3, 1 2 3, आंसर आएगा 3। आगे बढ़ते हैं, 51st का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोज द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। किसका बना हुआ होता है, ठीक है, पहली चीज वो एक होमो पॉलीसेकेराइड है। अब होमो पॉलीसेकेराइड जो होता है वो किसका बना है, वो ग्लूकोज का बना हुआ है। अब क्या ये ब्रांच्ड होता है कि अनब्रांच्ड होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, सेल्यूलोज कैसा होता है, अनब्रांच्ड। अब ये जो ग्लूकोज के बीटा ग्लूकोज कि जो ये सब यूनिट होते हैं ये किन से जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। और अगर हमसे कोई पूछे ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है अनब्रांच्ड में, मेन अगर वो सिर्फ एक चेन बना रहा है तो वहां पर कौन सा लिंकेज होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर आएगा, ब्रांच तो है नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, अनब्रांच्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट क्या है, ब्रांच तो नहीं होगा, अनब्रांच्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आंसर आएगा हमारा क्या, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर पॉलीसेकेराइड। हमें बताना है कौन सा ग्रुप पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, मल्टीपल सेकेराइड, मतलब मल्टीपल शुगर जो है वो जुड़ के मोनोसेकेराइड जुड़कर हमारा एक लॉन्ग चेन बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, और फ्रक्टोज क्या है, वो भी मोनोसेकेराइड है, तो ये तो गलत हुआ। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है, लैक्टोज डाइसेकेराइड है, और फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड है, तो ये भी गलत हुआ। ग्लाइकोजन, सुक्रोज एंड माल्टोज, सुक्रोज और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। आंसर होगा डी, 53 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 54th क्वेश्चन बेटा, पेंटोज एंड हेक्सोस आर द मोस्ट कॉमन, क्या है पेंटोज और हेक्सोस, हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं हमारे मोनोसेकेराइड को, कि उसकी डिपेंडिंग अपॉन उसके पास में
कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर मुझे एग्जाम्पल देना है हेक्सोज शुगर का तो वो क्या दूंगी मैं एग्जाम्पल, ग्लूकोज। अगर मुझे पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन है, ग्लूकोज में कितने हैं 6 कार्बन है। अगर मुझे पेंटोज शुगर पूछी गई तो हम इसका एग्जाम्पल क्या दूंगी, राइबोज शुगर, जो कि क्या है 5 कार्बन है उसके अंदर। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। 55th क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बनता कब है, ये बनता है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। अभी जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है बेटा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, राइट। कि कुछ बैक्टीरिया में हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस, एल्गी में हो रहा होता है, और ग्रीन प्लांट सेल में हो रहा होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ए, क्योंकि फंगाई में तो होता नहीं, वायरस इज नॉन लिविंग के बराबर है, और फंगाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा ए, आंसर आएगा हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अब उसमें क्या पूछा है, व्हाट स्टेटमेंट अबाउट राइबोज इज करेक्ट। 56 में पूछा हमसे राइबोज के बारे में क्या इनकरेक्ट है। इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड एन एल्डिहाइड शुगर है। इट हैज 6 कार्बन एटम। जो राइबोज होता है उसके पास में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन का ये शुगर होती है। तो आंसर क्या आएगा, इनकरेक्ट क्या है हमारा, इनकरेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, लगाएंगे हम उसको और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है 57, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप on which carbon atom of the sugar differentiates RNA and DNA। RNA और DNA को क्या डिफरेंशिएट करता है, अगर मैं राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाती हूँ बेटा, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ आएगा CH2OH, यहाँ H आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी HOH, H और यहाँ पर H, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये जो सेकेंड कार्बन होता है वहां पर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, वो एब्सेंट होता है। उसकी वजह से जो हो जाती है, हम राइबोज शुगर को 2 में डिवाइड करते हैं, डीएनए में हमारे को क्या मिलता है, डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। और यहाँ पर आरएनए में कैसी शुगर होती है बेटा, आरएनए में होती है राइबोज शुगर होती है, जिसके पास में सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ केमिकल सब्सटेंस एक्ट एज एन करेंसी ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म इन अ सेल। क्या होता है एनर्जी करेंसी, हमारी होती है एटीपी। अब ये जो एटीपी है वो किसके बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आंसर क्या आएगा, ए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्ट करता है हमारे पास एनर्जी करेंसी की तरह, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हाई एनर्जी के फॉस्फेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन स्ट्रक्चर ए रिप्रेजेंट्स क्या, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें ये बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या बता रहा है, ठीक है। जो शुगर और ये हमारी शुगर है और नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों के बीच में बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जो शुगर होगी इससे जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो किसके थ्रू जुड़ेगा, वो जुड़ेगा एस्टर बॉन्ड की तरह। किससे, एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। क्यों न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ ये हमारी शुगर प्रेजेंट है, ये हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, और ये हमारा क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आंसर आएगा हमारा ए, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज बेस एंड अ थर्ड कंपोनेंट इज। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, कि इसके पास में यहाँ शुगर है, उसके पास में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। अब तीसरी चीज और क्या चाहिए होगी डीएनए को चाहिए होगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फिर यहाँ फॉस्फोरिक एसिड। तो मोस्ट सुटेबल आंसर हम लगाएंगे, आंसर आएगा ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड। हमसे पूछा क्या है, न्यूक्लिक एसिड को कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं किसके थ्रू, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसको हम कह रहे हैं वो बनाते हैं। तो आंसर ये तो बिल्कुल सही है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ बोला है दूसरा ऑप्शन क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। जो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है, उनके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारा लग रहा है हमें ए। नेक्स्ट और देखते हैं, प्यूरिन ऑफ पॉलीमर ऑफ प्यूरिन बेसिस थ्रू फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो ये तो गलत है पहली चीज, कि जरूरी नहीं है सिर्फ प्यूरिन बेस हो, वहाँ पिरिमिडीन बेस भी हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड होना चाहिए जिसके थ्रू हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या है, आंसर करेक्ट है हमारा ए। ठीक है, 61 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेनोसाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एडेनोसाइन किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोसाइड का। किसका, न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या आएगा, ये कि एडेनोसिन प्लस राइबोस शुगर इज एडेनोसाइन। तो आंसर आएगा क्या हमारा बी। ठीक है, अगर वो सिर्फ प्यूरिन बेस होता तो वो क्या होता, एडेनाइन होता है ना। यहाँ शुगर जुड़ गई इसलिए इसको क्या नाम हो गया, एडेनोसाइन। तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन फॉर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ। तो ये जो डीएनए होता है, डीएनए की जो बैकबोन बोलेंगे, ठीक है, बैकबोन जो बोलेंगे, अगर ये हमारा डीएनए है तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये किसका बना है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का। और यहाँ पे अंदर की तरफ में हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो इन्वर्ट होते हैं, और ये जो इन्वर्ट नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, ए टी जी और सी। तो अब ये क्या होता है, ये आपस में क्या बनाते हैं, ये लोग अपने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ए तो बनाता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टी के साथ, एडेनिन बनाता है थाइमीन के साथ में, और ग्वानिसीन बनाता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसी साइटोसिन के साथ में। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बन रहा है, अब यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, कहीं ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक हेलिक्स में जो सारे नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की तरफ है, और अंदर में वो क्लोज इंटरेक्शन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए कंटेन्स। आरएनए के पास में क्या होता है, आरएनए के पास में राइबोस शुगर होती है, तो क्लियर है राइबोस शुगर होती है। और वो डीएनए से कैसे डिफर करता है, कि उसके पास में यूरासिल होता है, और डीएनए के पास में क्या होता है, थाइमीन होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा क्या, बी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टोर हाउस ऑफ ऑल बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज। सारी जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि सेल को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब डिवाइड करना है, ठीक है, कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, किसका नहीं होना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो जेनेटिक मटेरियल जो क्या है हमारा, डीएनए डिसाइड करता है। ठीक है, आरएनए का रोल कहाँ होता है, एमआरएनए का रोल होता है ट्रांसलेशन में, कि ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वहां से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। बट वो इंफॉर्मेशन कहाँ है कि कौन से प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन करना है, वो कहाँ है, वो डीएनए में ही प्रेजेंट है। तो आंसर होगा 65 का क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बताना है, वेरी सिंपल। एडेनिन का कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो है थाइमीन, और ग्वानिन का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन। तो आंसर होगा क्या, सिंपल, फटाफट देखकर हम बता देंगे, आंसर होगा हमारा ए। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोटाइड पेयर्स
ठीक है, तो कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं, एक हेलिक्स में होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, एक टर्न में होते हैं 10 पेयर, तो आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट, ठीक है, अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर हमसे पूछा गया तो मतलब वहां क्या है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड है, उनसे हमारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, वहां पर और कोई बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। इट इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, बिल्कुल नहीं, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ही नहीं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें सही लग रहा है। आगे और ऑप्शन देखते हैं, द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ स्पेसिफिक शेप। यहाँ फोल्डिंग नहीं हो रही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर अमीनो एसिड एक प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड लिंक बनाते हैं। ठीक है, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन, तो ये भी गलत है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक लाइन में होता है। पहली चीज हमें पता है एन टर्मिनस कहाँ है, सी टर्मिनस कहाँ है, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। इट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोला है, सीक्वेंस है अमीनो एसिड की जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which level of protein structure involve interaction between amino acid in a local region of a polypeptide chain leading to formation of alpha helix and beta sheet। alpha helix और beta sheet कहाँ होता है, secondary structure of protein, secondary structure of protein जो है वो डिवाइडेड है दो में, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स। ठीक है, और ये किसकी वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो ये फोल्डिंग करते हैं, अल्फा हेलिक्स बनाते हैं या बीटा शीट बनाते हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा शीट्स आर एग्जांपल ऑफ। वेरी सिंपल, पहले ही डिस्कस करा है, क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट स्टेबलाइजेस द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। क्या स्टेबलाइज करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन को। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर हमसे पूछा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को कौन करता है स्टेबलाइज, पेप्टाइड बॉन्ड करता है। किसको करता है, पेप्टाइड बॉन्ड करता है। नेक्स्ट हमसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा पूछा गया है, तो वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है ही, पेप्टाइड बॉन्ड तो है, प्लस कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज कर रहा होता है। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़े और उसे बॉन्ड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो वहां पर कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, और कौन सा हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गए। तो ये अलग अलग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी, आंसर आएगा हमारा बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के पास में क्या होता है, ठीक है, इसके पास में दो ग्लोबिन चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा, जो क्या बनाती है, दो डिफरेंट सब यूनिट मिलकर, 2 डिफरेंट सब यूनिट मेक्स अ टेट्रामर। क्या बना लेती है, अपना एक टेट्रामर बना लेती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये दो अलग अलग चेन्स हैं जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटीग्रेटेड है, तो उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी तक में क्या होता है, वो फोल्ड होकर ग्लोबिन स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, एंजाइम जो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। अब उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर ये स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर्स। हमें नेचर ऑफ लिंकिंग बताना है, कैसे जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में से हटा दिया है टॉपिक, बट हम ये क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, विच बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड बाय एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, यहाँ हमें देखना है एक्स और वाई क्या दिया हुआ है। एक्स दिया हुआ है हमारा, y तो हमारा दिया हुआ है क्या, कि दो नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो बताना है y। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, A और T किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये तो हमें पता है।
एक्स क्या है, एक्स में फॉस्फेट और शुगर के बीच में, फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक्स क्या है, फॉस्फेट एंड शुगर के बीच के जो बॉन्ड है वो बताने, वो किससे बनते हैं, ठीक है। तो वो उसमें कौन सा लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। कौन सा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स का आना चाहिए फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज और वाई का आ जाना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर होगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब क्या, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही चीज है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आंसर आएगा हमारा क्या, ए, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए है तो उसने क्या क्या चीजें बोली हैं कि डीएनए exist as double helix, बिल्कुल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये जो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड अगर इसमें रन कर रहे हैं तो एक स्ट्रैंड जो होगा वो 5' टू 3' एंड होगा और एक होगा 5' टू 3', जो होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे पैरेलल पर उनकी पोलैरिटी जो होगी वो एंटी पैरेलल होगी। तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड न्यूक्लिक बेसिस, तो जो बैकबोन होती है वो शुगर और न्यूक्लिक बेसिस से नहीं बनती है, शुगर और फॉस्फेट से बनती है, ठीक है, फॉस्फेट से बनती है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर आएगा ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following two groups are in the which of the two groups of the given formula is involved in peptide bond formation of different amino acid। तो हमें बताना है पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, देखो NH2C, ठीक है, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या आएगा NH प्लस C डबल बॉन्ड OH, ये दो अमीनो एसिड हैं हमारे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बोलना है इनके बीच में अमीनो एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड लिंकेज। तो किसके बीच में हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2, तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसके बीच में हो रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप और इनके बीच, यही तो बना रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ना H इन्वॉल्व है ना R ग्रुप इन्वॉल्व है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 and 3, आंसर आएगा 1 and 3, आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, कि वहां पर कोई भी रिएक्शन जो हो रही होती है वो अनकैटलाइज्ड नहीं है, ठीक है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, द कैटलिस्ट विच hasten the rate of a given metabolic conversion are also protein, जो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है वो क्या है, वो मेटाबॉलिक रेट को नहीं, मेटाबॉलिक कन्वर्जन को और रिएक्शन की रेट को, मतलब क्या, एंजाइम की बात हो रही है जो फटाफट कन्वर्ट कर देता है कोई भी रिएक्शन का, जो रिएक्शन टाइम होता है वो कम कर देता है, कन्वर्जन का टाइम को वो कम कर देता है। तो आंसर सही है कि वो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम मोस्टली कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, द मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप, ग्लूकोज से बेटा पायरोविक एसिड जो बनता है दैट इज हाउ मेनी स्टेप, 10 स्टेप। फिर पायरोविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वो एडिशनल स्टेप हुआ, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ कि वो अनफेवरेबल कंडीशन, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ी देर के लिए एनारोबिक रिएक्शन है तब मसल्स में होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ। तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट विच हेसन द रेट ऑफ मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर, हेसन मतलब क्या, बहुत जल्दी करवा देता है, जल्दी मेटाबॉलिक कन्वर्जन करा देता है, और वो क्या नेचर का है, वो प्रोटीन नेचर का। यहाँ किसकी बात हो रही है, बायोकैटलिस्ट की बात हो रही है। बायोकैटलिस्ट क्या है हमारे बॉडी में, वो है हमारे एंजाइम, और जो एंजाइम होते हैं वो मोस्टली किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के, विथ एक्सेप्शन दैट इज राइबोजाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। पहला क्या दिया है, मेटाबॉलिक पाथवे आर लीनियर ओनली, तो मेटाबॉलिक पाथवे जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर होंगे, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर इज अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इन अ लिविंग सिस्टम, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का जो फ्लो है वो कैसा होता है, डेफिनेट रेट पर होता है, और क्या होता है, इनका डायरेक्शन भी पर्टिकुलर होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी, आंसर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ठीक है, ये भी एनसी रिवाइज सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से बन रहा है हमारा पायरोविक एसिड, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर पायरोविक एसिड बना रहा है, पायरोविक एसिड फिर अनफेवरेबल कंडीशन में लैक्टिक एसिड बना रहा है। तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या ये बायोसिंथेटिक पाथवे है, क्या ये कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, नहीं, ये कैसा पाथवे है, ये कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनाबॉलिक पाथवे इन अ मेटाबॉलिज्म इज डैश पाथवे एंड द डैश एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ कॉमा आएगा बीच में, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है कि वो कुछ बिल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बायोसिंथेसाइज कर रहा है, वो बना रहा है, चीज़ों को बिल्ड कर रहा है, तो उसको हम एनाबॉलिक पाथवे करेंगे। अगर वही बनी हुई चीज़ को ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो वो कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछे एनाबॉलिक पाथवे आर बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक, अब और ये क्या एनर्जी रिलीज करेंगे, नहीं, जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, कुछ भी बना रहे होते हैं, तो उसमें एनर्जी हमको लगती है ना, वैसे ही एनाबॉलिक पाथवे में जब हम कुछ बायोसिंथेसाइज कर रहे हैं तो हम एनर्जी देंगे उसको, तो आंसर क्या होगा, इट विल कंज्यूम एनर्जी, आंसर करेक्ट होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट, कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हमें एनर्जी इनपुट देनी है, ठीक है, हमें किसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, इसमें देनी पड़ेगी एनर्जी, क्योंकि प्रोटीन बन रहा है, छोटे अमीनो एसिड को बिल्ड करके हमारा प्रोटीन बन रहा है। बी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एसिटिक एसिड, ये प्रोसेस में भी क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी। तीसरी चीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है कि लैक्टिक एसिड बन रहा है ग्लूकोज से ब्रेक डाउन होकर, ठीक है, तो ये कैसी कैटाबॉलिक रिएक्शन है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है द लिविंग स्टेट, इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हमसे पूछा गया कि केमिकल रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, प्रेशर कर सकता है, टेम्परेचर कर सकता है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, दैट ऑल्सो कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a reversible chemical reaction what happens when the reaction reaches its equilibrium, जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती है तब एक रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, तो द रिएक्शन स्टॉप होती है, नहीं, रिएक्शन रुक नहीं जाती है। नेक्स्ट क्या है, द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, अगर कंप्लीटली कंज्यूम्ड है इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी बन रहा था और उससे हमारा क्या बन गया, सी, और इक्विलिब्रियम पर आ गया है, ठीक है, तो क्या हमारा सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये तो गलत है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये करेक्ट डेफिनेशन हो सकती है हमारे कि दोनों की जो रेट है ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ए बी प्लस के सी बनने की रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लिविंग स्टेट इज अ डैश स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। जो लिविंग स्टेट होता है वो कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पर स्टेडी स्टेट होता है, जिसकी वजह से ये काम कर पाता है। आंसर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेडी। 85 का आंसर होगा बी, कि वो इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए और वो स्टेडी सिस्टम होना चाहिए, तभी वो एबल होगा परफॉर्म करने के लिए कोई भी काम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी इंडिविजुअल वुड बी मेजर्ड इन। हेल्दी इंडिविजुअल किस में मेजर किया जाएगा। चलिए एंजाइम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एंजाइम। कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है, नॉट करेक्ट। इट इज अ बायोकैटलिस्ट, बिल्कुल बायोकैटलिस्ट है। ये एक्वस सोल्यूशन में कोलाइडल स्टेट में रहता है, कोलॉइडल स्टेट में रहता है, बिल्कुल सही है। इट कैन कैटेलाइज एनी केमिकल रिएक्शन। और तीसरा है, चौथा है सॉरी, द कैटेलिटिक एफिशिएंसी इज एंजाइम डिपेंडेंट, ये भी बिल्कुल सही है। क्या वो कोई भी रिएक्शन को करता है कैटेलाइज, नहीं, इट इज वेरी स्पेसिफिक। क्या होता है ये, स्पेसिफिक होता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा सी, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप ऑफ कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम इन एन ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सबसे पहले क्या होगा कि एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट तो लास्ट में बनेगा। नेक्स्ट क्या है, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट एंड ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। तो ये भी थोड़ा बाद में आएगा। सबसे पहले क्या होगा कि द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। तो सबसे पहली चीज क्या होगी, फोर्थ। फिर अब उसके बाद में क्या होगा, जब एक बार आ गया है उसके बाद में द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट। और नेक्स्ट क्या है, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप्स फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो आंसर बी, फोर्थ के बाद आएगा थर्ड। फिर उसके बाद में आएगा एक्टिव साइट में जब एंजाइम क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे आ गया, बहुत अच्छे से फिट हो गया, फिर उसके बाद में आएगा 2 कि वो क्या करेगा, फिर वो ब्रेक करेगा उसके केमिकल बॉन्ड को और फिर एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। तो आंसर आएगा हमारा क्या, ए, आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एंजाइम इज फॉर्म्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग टुगेदर। एंजाइम जो होंगे वो किससे बने होंगे, वो किसके बने होते हैं, मोस्टली एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। अभी प्रोटीन कहाँ से बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा बी, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। हमें एंजाइम्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बिल्कुल, दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर, नहीं। बायोकैटलिस्ट एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन, ये गलत है, क्योंकि वहां पर अगर हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर डालेंगे तो वहां पर क्या होगा, वो एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और वो इरिवर्सिबल है तो हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल, ये जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इसे पॉइजन कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोकैटलिस्ट दैट पोजेसेस अ वेल डिफाइंड एक्टिव साइट। यहाँ पर क्या बोला है, सबसे करेक्ट अप्रोप्रिएटली जो डिस्क्राइब कर रहा है वो एंजाइम को क्या है कि ये स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, स्पेसिफिक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, लो टेम्परेचर पे काम करेंगे, एक स्पेसिफिक रेंज पे काम करेंगे, और इनके पास में क्या होता है, वेल डिफाइंड एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक्टिव साइट भी प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। पहला क्या है, राइबोजाइम जो है आर आरएनए मॉलिक्यूल विच कैटलाइजेस द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक आरएनए एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम mRNA, ये तो बिल्कुल सही है। राइबोजाइम्स आर प्रोटीनिशियस एंजाइम, राइबोजाइम प्रोटीनिशियस नहीं होता है, राइबोजाइम आरएनए होता है जिसके पास में क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आंसर आएगा हमारा बी, 91 का होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई इन द ग्राफ, ठीक है।
ये क्या बताता है? ये बताता है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारा जो कैटेलाइज एंजाइम होता है, कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है, इसलिए फास्टर रेट पे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये हमें पता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? ये एक्स और वाई क्या है? तो एक्स जहाँ पर सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो क्या है? वहाँ एंजाइम करवा रहा होगा रिएक्शन को। और जो वाई है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है एक्टिवेशन के लिए, तो वो कौन सा होगा? अनकैटेलाइज्ड होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? एक्स क्या है? एक्स इज व्हाट? अनकैटेलाइज्ड के साथ में, एंजाइम के साथ में एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम नहीं होगा। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तभी वो इतनी कम है। और वाई में इतनी ज्यादा लग रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो आंसर आएगा हमारा बी, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम विद बाइंडिंग साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा भी कोई बाइंडिंग साइट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक एंजाइम। और वो जो एलोस्टेरिक एंजाइम है और जो एक्टिव साइट के अलावा कोई और साइट है, उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और जिसके पास ये एलोस्टेरिक साइट है, वो होगा एलोस्टेरिक एंजाइम। तो आंसर आएगा हमारा क्या? 93 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect regarding enzymatic activity? enzymatic activity के बारे में पूछा और incorrect statement बताना है। it increases, enzymatic activity increases with the substrate concentration up to a saturation point। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम enzyme activity का ग्राफ बनाए तो दिस इज एक saturation point होता है वहां पे। नेक्स्ट क्या है? इट इज द हाईएस्ट एट द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ये भी सही है। एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पे वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्टिविटी होगी, इसका हमने ग्राफ देखा है, दिस इज, ठीक है, पीएच पे हाईएस्ट एक्टिविटी देखा। नेक्स्ट क्या है? इट इनिशियली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन पीएच वैल्यू, ठीक है। और दूसरा क्या है? इट इनिशियली इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। तो इट इनिशियली, जैसे ही हम पीएच की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी तो इंक्रीज होने लगती है, ना कि डिक्रीज होने लगती है। तो ऑप्शन क्या सही होगा हमारे लिए? ऑप्शन सही होगा हमारा सी, कि इनिशियली वो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होने पर भी वो एक्टिविटी इंक्रीज होती है, ऑप्टिमम पीएच से ज्यादा हो गया तब वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। और सिमिलर ग्राफ होता है टेम्परेचर के लिए भी, ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहला क्या है? लो टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइम बाय कॉजिंग डीनेचुरेशन। बेटा ये जो डीनेचुरेशन हो रहा है इस प्रोटीन के, एंजाइम जो प्रोटीन का बना उसका, वो किसकी वजह से होता है? वो हीट की वजह से होता है। लो टेम्परेचर पे वो इनएक्टिवेट हो सकता है कुछ देर के लिए, तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट क्या है? हाई टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन देयर इनएक्टिव स्टेज, तो ये भी गलत है, लो टेम्परेचर ही कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? बोथ आर इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा जो मैकेनिज्म यूज करता है और उसके रिमूवल से क्या होता है? डबल बॉन्ड बन जाता है, बहुत सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा लाइएज एंजाइम, ना कि लाइगेज। लाइगेज तो जोड़ता है, यहाँ क्या आएगा? लाइएज एंजाइम, आंसर होगा बी। हाइड्रोलेज जो होगा वो क्या हाइड्रोलिसिस करके यूज करेगा, बट हम यहाँ पर किसकी बात करें? डबल बॉन्ड बनने की, वहां आएगा कौन सा? लाइएज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, dihydroxyacetone 3-phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate are interconvertible. अब the enzyme responsible for the interconversion belongs to, कौन सा कैटेगरी में से होगा? वो होगा आइसोमर, आइसोमरेज। एंजाइम क्या होगा? आइसोमरेज, क्योंकि एक दूसरे के आइसोमर होंगे, ठीक है, तो एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आंसर आएगा ए, आइसोमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following graph shows the effect of temperature on the velocity of a typical chemical reaction? अगर हमसे टेम्परेचर पूछा गया है तो बेटा आंसर क्या आएगा? ये कि विद टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो बढ़ रही है। बट एक ऑप्टिमम पीएच, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद में क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद में जैसे ही टेम्परेचर जो होगा और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? एक्टिविटी डिक्रीज होने लगेगी।
क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो ये बिल्कुल करेक्टली कौन से ऑप्शन में डिस्क्राइब हो रहा है, सी ऑप्शन में, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली इंडिकेट्स द रिएक्शन इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, कि हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस में क्लियरली बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी जिसमें एंजाइम नहीं है वो स्लो होनी चाहिए, पहली चीज। कॉन्सेंट्रेशन की बात तो बाद में आएगी, पहले चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एंजाइम नहीं है तो वो स्लो होगी। तो नेगेटिव वाली का देखो और हमारी पॉजिटिव वाली का सेम पॉइंट पे देखेंगे हम। तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लग रहा है, सेम अगर हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टिविटी चल रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो पॉजिटिव वाले की ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत होगी। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव वाला, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या शुरू से ही हाई रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये पॉजिटिव वाले की, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और यहाँ एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, यह हमसे बोला गया। रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछी गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हमारे नेगेटिव, जहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है, वो कैसे ज्यादा हो सकती है जहां पर एंजाइम प्रेजेंट है उससे, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम आप देखेंगे अब क्या है कि जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर, डिपेंडिंग कंसिडरिंग उसके उसी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे कि उस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर जो रिएक्शन होगी बिना एंजाइम के उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इतनी कम होगी। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे, इस ग्राफ से हमें ये समझ आ गया, हम ग्राफ से समझ पा रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा डी, आंसर होगा 99 का क्या, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैराग्राफ विथ फ्यू ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ फ्यू ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, प्रोस्थेटिक ग्रुप डैश आर वन कंपाउंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कोफैक्टर बीइंग डैश बाउंड। कैसा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, एपोएंजाइम फॉर एग्जांपल इन पेरोक्सिडेज एंड डैश कैटालाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ डैश क्या है, पेरोक्सिडेज या कैटालेज, कैटालेज जो क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसके लिए, अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, एंड डैश इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑक्सीजन बनता है, पानी और ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हीम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो ऑर्गेनिक होता है, टाइटली बाउंड होता है, और यहाँ पर जो रिएक्शन की बात हो रही है पेरोक्सिडेज और कैटालेज एंजाइम की बात हो रही है, और ये क्या रिलीज करता है, पानी, ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन करता है। तो आंसर आएगा हमारा क्या, आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन।